हेलो एंड वेलकम टू फिजियोपोएट्री विद अरहाज सर। आज के वीडियो में हम जानेंगे आईसीएफ के बारे में। आईसीएफ विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज आईसीएफ? क्यों जरूरत पड़ी हमें इस तरह से हमारी हेल्थ को क्लासिफाई करने की? एज वी ऑल नो, हमारे लिए फंक्शनिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा कि हमने स्कूल में बचपन में सीखा था, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। नॉट ओनली चाइल्ड, एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड सो डू देयर एबिलिटी टू फंक्शन इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी हेल्थ कंडीशंस। वी ऑल डू फंक्शंस डिफरेंटली। सो सबके लिए एक तरीके का क्लासिफिकेशन, एक तरीके का हेल्थ कंडीशंस डिस्क्राइब करना कैसे हो सकता है? एंड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें तो सबसे ज्यादा उनके फंक्शंस से काम है। We want to make sure that our patient is ready to go, our patient is very healthy, not just physically, structurally or functionally, but in his activity, in his participation also. So, हर एक इंसान जो अलग है, तो उनकी एक क्षमता फंक्शन करने की, हेल्थ कंडीशन की, अगर कोई हेल्थ कंडीशन है उसके प्रेजेंस में या उसके एब्सेंस में, वो अलग अलग रहेगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क कि किसी भी इंसान की हेल्थ को आप डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सको। सो उसीलिए जरूरत पड़ी इन मॉडल्स को बनाने की, इन क्लासिफिकेशंस को बनाने की। अनदर थिंग, कोई भी दो इंसान अगर सेम कंडीशन से जूझ रहा है, वेदर यू टेक एन एग्जांपल ऑफ टू स्ट्रोक पेशेंट, और आई एम श्योर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग फील्ड में है, दे कैन कोरिलेट टू इट। कोई भी दो स्ट्रोक के इंसान एक जैसे नहीं होंगे। इवन इफ दे आर ऑफ अ सेम बॉडी बिल्ड, इवन इफ दे आर ऑफ अ सेम एज, दे वॉन्ट बी सेम। तो उनके लिए एक ही क्लासिफिकेशन क्यों? वी हैव टू सेट अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन। उनके अपने अपने गोल्स होंगे, उनकी अपनी अपनी फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट होगी, उनकी अपनी अपनी क्या कहते हैं, हेल्थ को रिलेटेड अवेयरनेस होगी। सो एवरीथिंग दैट मैटर्स। तो इसलिए जरूरत पड़ी WHO को एक इस तरह का क्लासिफिकेशंस बनाने की। And disability, it is an individual response to health condition in presence or absence of any disease, disorder or condition, जिसकी वजह से वो किसी एक्टिविटी नहीं कर पाते या कोई किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। पार्टिसिपेशन इन मीन्स ऑफ एनी हाउसहोल्ड एक्टिविटी, एनी योर ऑफिस एक्टिविटी, वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज और एनी सोशल एक्टिविटीज। डिसेबिलिटी को हम उस तरीके से डिफाइन करते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सो दैट्स व्हाई वी नीड सच क्लासिफिकेशंस, एंड दे आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड। इसीलिए हम जब भी केस लेते हैं, वी मेक श्योर वी टेल आवर स्टूडेंट्स टू डू टेक द ICF। अगेन, ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो आइए इससे पहले हम ICF के बारे में जाने, थोड़ा सा उसका पास्ट देखते हैं कि पास्ट में पहले कौन कौन से मॉडल्स आए थे, WHO ने कौन कौन से मॉडल्स प्रेजेंट किए थे। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सो इन बिगिनिंग 1960 में एक नेगी मॉडल आया था। आफ्टर दैट इन 1980 ICIDH मॉडल आया, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। सो WHO ने ये दोनों मॉडल स्टार्टिंग में दिए, ICIDH, then eventually we got ICIDH-2, और ये जो दो मॉडल थे, उसके बाद इन 1990 एक IOM मॉडल भी आया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने दिया था, एंड अनदर इन 1990 सेम ईयर एक NCMRR, नेशनल सेंटर ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च एंड मेडिसिन रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च, इन्होंने भी अपने अपने मॉडल्स दिए। ये जो मॉडल्स थे, ये स्टार्टिंग में बहुत यूज हुए थे। दे वर बेसिकली क्लासिफाइंग ऑल द टर्म्स एंड रिलेटेड टू हेल्थ एंड द इंडिविजुअल। लेकिन इन सब मॉडल्स में ना एक प्रॉब्लम थी। ये जो सारे मॉडल्स थे, दे वर मोर फोकसिंग ऑन द पैथोलॉजी देन द पर्सन इटसेल्फ। ये यूनिडायरेक्शनल थे। यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि पर्सन को आइडेंटिफाई करते थे एंड देन दे आर फोकसिंग ऑन द पैथोलॉजी। तो ये बाई डायरेक्शनल नहीं थे, ना कि इनमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर आता था, ना कोई पर्सनल फैक्टर इन्होंने ऐड किया था। सो इट गॉट क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद इवेंचुअली 2001 में WHO ने ICF क्लासिफिकेशंस बनाया विद द हेल्प ऑफ ऑल द रिसर्चर्स इन द टीम। सो ICF मॉडल, आपके जो पुराने जो मॉडल्स थे,
उनके थोड़ा सा एडवांस था, थोड़ा सा बेहतर था, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल था। अभी भी इवन दो द नेगी मॉडल, द ICIDH मॉडल एंड द अदर जो क्लासिफिकेशंस है, दे आर स्टिल इन यूज। जब आप मेडिसिन रिलेटेड बात करते हो, जब आप फिजिशियन की बात करते हो, तो उन मेडिसिन फील्ड में अभी भी ये यूज होते हैं। दे डू फोकस ऑन द पैथोलॉजी, बट एज इन आवर फील्ड वी नीडेड समथिंग कि जिसमें हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐड करें, हम पर्सनल फैक्टर्स भी ऐड करें, बिकॉज इवेंचुअली दे आर गोइंग टू गेट मैटर्ड। अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें, इफ समवन इज गेटिंग अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, समवन इज गेटिंग अ बेटर सराउंडिंग, अगर उनके आसपास का एनवायरमेंट बेहतर है, तो डेफिनेटली उस चीज का उनकी हेल्थ पे या उनके रिहेबिलिटेशन में बिल्कुल असर होने वाला है। सो ये सब चीजें इंक्लूड हुई। जो पहले मॉडल्स थे वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल देखते थे, एक ही तरफ का देखते थे कि भाई ये पैथोलॉजी हुई है, इसकी वजह से ये डिसेबिलिटी होगी या ये हैंडीकैपनेस आएगी। Then they remove the word handicap and put it replace it with a health. So these are the thing जिनकी वजह से हमें जरूरत पड़ी एक नए मॉडल की, एक अपडेटेड वर्जन की, and that in 2001 we got ICF, और वो आज भी वर्ल्ड वाइड हर जगह हर क्लिनिशियंस के थ्रू और हर प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं। So let's say what are the benefits, what are the key points, what are the essential points of ICF. So ICF ये बहुत अप्रोप्रिएट है, इट इज वेरी सुटेबल, इट इज अ बायोसाइकोसोशियल मॉडल। एक साइकोलॉजी भी इंसान की इसमें आ जाती है, कवर हो जाती है, और सोशियोलॉजी भी हम कवर कर लेते हैं। अनदर, इट इज बाई डायरेक्शनल इंटरवेंशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हम फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी की बात करते हैं कि अ पर्सन कैन नॉट फंक्शन दिस थिंग, अ पर्सन इज डिसेबलिंग इन दिस थिंग, तो ये सारी चीजों के लिए इसका जो इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है उस हेल्थ कंडीशन को लेके वो बाई डायरेक्शनल होगा। मतलब दैट रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट द एनवायरमेंट एज वेल एज द पर्सनल बीइंग, और वो एनवायरमेंट और वो पर्सनल बीइंग जो है वो आपके इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन पे अफेक्ट करेगा। सो इट वॉज द रीजन, दिस रीजन, इसकी वजह से आपका जो ICF मॉडल था वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही एक्सेप्ट हुआ, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द योर टेबल फॉर ICF जो WHO ने प्रोवाइड किया था। इन ICF व्हाट आर द की टर्म्स, इफ देयर इज, सबसे पहले हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी व्हाट आर द इंपेयरमेंट्स इन द बॉडी फंक्शंस। बॉडी के कौन कौन से फंक्शंस है जिसमें इंपेयरमेंट है, एंड बाय फंक्शन विच वी मीन कि फिजियोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है एंड एज वेल एज साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्या है, तो उन चीजों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर कोई चीज क्या कहते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, इट विल बी टर्म एज इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंटीग्रिटी, की मतलब वो जो फंक्शन है दैट इज इंटीग्रेटेड, वो वहीं पे स्थायी है, वो ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, उसे हम कहेंगे इट इज एन इंपेयरमेंट, ये फंक्शनल इंपेयरमेंट है, फिजियोलॉजिकली ये चीज की कमी है उस पर्सन में, फिजियोलॉजिकली ये प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, तो उन चीजों को हम फंक्शनल में यूज करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल कि ICF को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन पार्ट 1 दे पुट फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, इन पार्ट 2 दे पुट कंटेक्चुअल फैक्टर्स। तो दो पार्ट में एक्चुअली आपके ICF को डिवाइड कर दिया गया। पार्ट 1 के अंदर जो फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी है उसमें हम बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, एज वेल एज उसमें हम एक्टिविटी लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे। सो पार्ट 1 के अंदर हमारे बॉडी फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उसी पार्ट 1 के अंदर हम एक्टिविटी लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है किसी पर्सन की हेल्थ को, उसके बारे में बात करेंगे। इन पार्ट 2 विल टॉक अबाउट द कंटेक्चुअल फैक्टर्स, कि मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपकी हेल्थ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। उसमें हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करेंगे और पर्सनल फैक्टर्स की बात करेंगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन फ्रॉम पार्ट 1 हम बॉडी फंक्शंस की बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है, विल नोट डाउन दोस थिंग्स, तो उसकी वजह से हमें मदद मिलेगी कि भाई क्या क्या फंक्शन अफेक्टेड है। Then moving forward, we'll talk about the impairment in body structure. Definitely, we'll talk about the anatomy here. Anatomically, कौन कौन से स्ट्रक्चर अफेक्ट हुए हैं? टेंडन में इंफ्लामेशन है, टेंडिनाइटिस है, ठीक है, मसल में स्पाज्म है, या आपके क्या कहते हैं मसल वीक हो चुके हैं, टाइट हो चुके हैं। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स हियर
कि एनाटॉमिकली कौन से स्ट्रक्चर अफेक्ट हुए हैं। सो अगेन उसमें भी अगर वो स्ट्रक्चर ठीक है तो दे हैव दैट इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर आर इंटीग्रेटेड, वो ठीक है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है देन दैट मीन्स दैट स्ट्रक्चर आर इम्पेयर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम है। नाउ वन मोर थिंग, जब हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट्स की बात करते हैं तो उसे हम तीन डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्राइमरी, आई राइट इट डाउन हियर, डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट या आप क्या प्राइमरी कह लो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी को, आपके फंक्शनिंग को, आपको डिसेबल बना रहे हैं। एंड दैट डायरेक्ट मींस, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आपके रोटेटर कफ में इंफ्लेमेशन हो गया, इफ यू हैव टेंडिनाइटिस इन योर रोटेटर कफ मसल, तो आपके पेन होगा, दैट विल बी अ फंक्शनल इंपेयरमेंट। रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट होगी, दैट विल बी अ फंक्शनल इंपेयरमेंट। तो ये जो चीजें हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट हुई है, तो वो आएगा आपका डायरेक्ट इंपेयरमेंट में। देन मूविंग फॉरवर्ड, आपका सेकेंडरी और यू कैन से इनडायरेक्ट। सेम एग्जांपल, अगर आपके रोटेटर कफ मसल में के टेंडन में अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है और साथ साथ में आपका क्या कहते हैं कि बॉडी पोस्चर भी ठीक नहीं जा रहा, या उस वजह से इनडायरेक्टली कोई अफेक्ट हो रहा है इन योर पोस्टरल माल अलाइनमेंट, तो उन चीजों को हम सेकेंडरी इंपेयरमेंट में ले लेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंपेयरमेंट। एंड देन कम योर थर्ड, कंपोजिट, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पैर में किसी लिगामेंट में कोई टेयर आ गया एंड यू हैव टू इमोबिलाइज योर लेग फॉर से 4 or 6 weeks, तो उसके बाद क्या होगा कि भाई डेफिनेटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंपेयरमेंट तो हुआ ही है, बट यू मे लॉस योर प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस ड्यू टू दैट इमोबिलाइजेशन। तो यहां पे दोनों चीजें कंबाइन हो गई, डायरेक्ट भी अफेक्ट हुआ और इनडायरेक्टली आपका डेफिनेटली रेंज कम हुई, वो लिगामेंट के टेयर होने की वजह से डायरेक्ट अफेक्ट भी हुआ, पेन हुआ, और इमोबिलाइजेशन की वजह से आपके जो प्रोप्रियोसेप्शन थे, बैलेंस था, वो भी इंपेयर्ड हो गया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अगर दोनों हो रहा है, क्या कहते हैं कि इंपेयर्ड एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हो रहा है, देन इट विल पुट इनटू अ कंपोजिट कैटेगरी। सो दैट्स वन फॉर हाफ पार्ट ऑफ द पार्ट 1, जो इसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं। देन कम्स योर एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन। पर्सन की एक्टिविटी कितनी लिमिट होती है, एंड बाय मींस ऑफ एक्टिविटी मींस उनके डेली के जो टास्क है, जो डेली लिविंग के टास्क है, उसमें क्या क्या चीजें में फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी ऑफ कोम्बिंग माई हेयर, एक्टिविटी ऑफ ब्रशिंग माई टीथ, एक्टिविटी टू लिफ्ट टू होल्ड अ पेन, एक्टिविटी टू राइट, एक्टिविटी टू वेयर क्लोथ्स। तो ये जो सारी हमारी रोजमर्रा की जो एक्टिविटी है उसमें क्या क्या लिमिटेशंस आ रहे हैं, हम उसमें नोट डाउन करेंगे। सो बेसिकली इट विल बी अ चीफ कंप्लेंट ऑफ अ पेशेंट। सो इन एक्टिविटी लिमिटेशंस विल नोट डाउन कि पेशेंट को या पर्सन को क्या क्या चीजें करने में मुश्किल हो रही है, कौन कौन से टास्क ओरिएंटेड, कौन कौन से टास्क करने में या कौन कौन से एक्शन लेने में दिक्कत हो रही है। देन उसे हम क्या कहते हैं कि दो क्वालिफायर्स है, उसके हिसाब से हम पेशेंट को एक्टिविटी लिमिटेशंस और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में नोट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कौन कौन से चीजों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, कौन कौन से जगह नहीं जा पा रहा है, या सोशली गैदर नहीं हो पा रहा है, या फिर अपने काम पे नहीं जा पा रहा है, या अपने हाउस होल्ड अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है, तो वो सब चीजें पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में आएगी। और ये दोनों चीजों को आप दो क्वालिफायर्स से नोट डाउन कर सकते हो, दो क्वालिफायर्स से जज कर सकते हो। वन इज कैपेसिटी, विच मीन्स इट इज अ फंक्शनल एबिलिटी, कि मैं कितना कर सकता हूं इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एज वेल एज इन मैनिपुलेटिव एनवायरमेंट। तो मतलब एक नॉर्मल सराउंडिंग्स में, नॉर्मल एनवायरमेंट में वो मेरी एबिलिटी कितनी है वो चीज करने की, दैट विल बी माई कैपेसिटी। तो एक तो उससे, सेकेंड माई परफॉर्मेंस, के हाउ आई परफॉर्म द एक्टिविटी, हाउ आई डू दैट एक्टिविटी, हाउ मच डिफिकल्टी आई एम फेसिंग व्हाइल परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी। तो ये सब चीजों के बेसिस पे, ये दो क्वालिफायर के बेसिस पे आप एक्टिविटी लिमिटेशन एज वेल एज पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन को नोट डाउन कर सकते हो। अगर उसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो वो एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन में जाएगा, वो कर सकेंगे। और
अगर कोई इंपेयरमेंट आएगा, कोई भी नेगेटिव फंक्शन आएगा कि दैट पर्सन कैन नॉट डू दैट थिंग, तो उसको हम एक्टिविटी लिमिटेशन से और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन के थ्रू हम उसको डिनोट कर सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड हम जाएंगे कंटेक्चुअल फैक्टर्स पे, विच इज पार्ट 2। कंटेक्चुअल फैक्टर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर आएंगे डेफिनेटली, तो उसमें जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है, पीयर ग्रुप कैसा है, फैमिली कैसी है, सराउंडिंग नेबरहुड कैसा है, हाउस होल्ड कैसा है, कि पेशेंट ग्राउंड फ्लोर पे रहता है या फोर्थ फ्लोर पे रहता है, लिफ्ट फैसिलिटीज है, स्टेयर्स कैसी है, वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है, जिस जगह पे वो काम करता है दैट डेस्क उसका अरेंजमेंट कैसा है, दैट चेयर। तो ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, दे विल कंट्रीब्यूट टू गिव यू एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एंड वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर में काम करेंगे। देन इट कैन बी फैसिलिटेटिंग, अगर पीयर ग्रुप अच्छा है, आपका सपोर्टिव है, फैमिली नेबरहुड अच्छा है, तो दैट विल इफ इट इज फैसिलिटेटिंग इट विल गिव सम रिजल्ट, एंड इफ इट इज हिंडरिंग और इफ इट इज फेसिंग एज अ बैरियर, तो वहां पे वो चीज आपको भी उस तरीके से अफेक्ट करेगी। देन the impact of physical and social world that definitely going to affect the patient, तो उस चीज को भी हम इसमें ऐड करेंगे। एंड दिस कॉलम ये बाद में ऐड हुआ था, जो पुराने मॉडल्स थे उसके बाद में ये एक ऐड हुआ था। देन इफ अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा एनवायरमेंटल फैक्टर में, इफ दे आर द फैसिलिटेटर्स, ये अगर मान लो कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो दे आर द फैसिलिटेटर्स, दे आर हेल्पिंग यू, आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है तो दे आर द फैसिलिटेटर्स टू यू। एंड व्हाट आर द बैरियर्स, आपका सराउंडिंग ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत रिमोट एरिया है, योर हाउस इज एट 5th फ्लोर 6th फ्लोर, वहां पे स्टेयर्स नहीं है, सॉरी लिफ्ट नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स कि एनवायरमेंटल बैरियर्स आपको क्या क्या आ रहे हैं, उस चीज को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डिनोट करेंगे। एंड देन पर्सनल फैक्टर, डेफिनेटली आप अंदर से अपने आप को कितना इन्फ्लुएंस करते हो, योर एटीट्यूड टुवर्ड the disability, your attitude toward the impairment, this will also contribute towards your rehabilitation. So personal factors ऐसी चीजें हैं जो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग रहेगी। तो आईसीएफ के जो ये मॉडल है उसमें भी पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट में इस चीज को डिनोट नहीं किया गया है, तो हम भी उससे इंकोड नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली पर्सनल एस्पेक्ट जो है वो हम प्रोविजन में जरूर लेंगे उस चीजों को, कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा जो रिहेबिलिटेशन है, जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है, जो हमें रिस्पांस मिलने वाला है, उसमें डेफिनेटली जो पर्सनल रिस्पांसेस हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट बिल्कुल करेंगे। सो दिस इज द आईसीएफ मॉडल। आई शो कि हम जब भी कभी केस लेते हैं तो हमें किस तरीके से उसको डिनोट करना है, किस तरीके से हमें लिखना है। तो जब भी हम कोई केस लेते हैं, आफ्टर राइटिंग देयर हेल्थ कंडीशन के ये प्रोविजनल डायग्नोसिस आ गया है, सो वी नो कि भाई ये कंडीशन है, उसके बाद हमें जब आईसीएफ मॉडल जब हम लिखते हैं, आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी उसे ड्रॉ कर सकते हो, आप सीक्वेंस वाइज भी उसे लिख सकते हो, जिसमें हम सबसे पहले मेंशन करेंगे व्हाट आर द फंक्शनल इंपेयरमेंट ऑफ अ पर्सन। आई राइट इट डाउन। So first thing we'll write what are the functional impairment. Second thing we'll write what are the structural impairment. जो फंक्शनल इंपेयरमेंट होंगे वो वहां पे डिनोट करेंगे, जो स्ट्रक्चरल इंपेयरमेंट होंगे वो वहां पे डिनोट करेंगे। थर्ड थिंग we'll write एक्टिविटी लिमिटेशन। Fourth point we'll write participation restriction. And then we'll write what are the environmental factors and what are the personal factor. So इस तरीके से हम हमारा आईसीएफ मॉडल लिखेंगे, एंड आफ्टर राइटिंग दिट डाउन हमें ये अच्छे से आइडिया आएगा कि भाई पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली पेशेंट को एक्चुअल में हम किस तरीके से रिहेबिलिटेशन करवा सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस आईसीएफ मॉडल से हमें यह जानना है कि हमारा जो पेशेंट है उसको एट दैट टाइम और फ्यूचर में कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसका लिमिटेशंस हटाना है, कौन कौन से पार्टिसिपेशंस है जिसका रिस्ट्रिक्शन हटाना है, कौन कौन से एक्चुअल में अभी फंक्शनल इंपेयरमेंट है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल इंपेयरमेंट है।
तो इस चीज को ध्यान रख के हम हमारा प्रोटोकॉल बनाएंगे, इस चीज को ध्यान में रख के हम उस पेशेंट को एक्सरसाइज करवाएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। सो इससे फायदा क्या होगा कि वी कैन सेट अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, वी कैन सेट डिफरेंट गाइडलाइन, वी कैन सेट डिफरेंट गोल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ताकि हम हर एक पेशेंट का वो गोल अचीव करने में उनकी हेल्प कर सके। इट्स अ वेरी वंडरफुल क्लासिफिकेशन, इट इज वेरी यूजफुल। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप कमेंट में डाल सकते हो। एंड एज वेल एज आई वांट यू टू डू वन थिंग कि इसके बाद आई वांट यू टू, इफ यू आर टेकिंग एनी पेशेंट, आप कोई पेशेंट देख रहे हो तो उस पेशेंट का आईसीएफ मॉडल आप राइट डाउन करें, नोट डाउन करें और कमेंट में बिल्कुल ड्रॉप करें। एंड डेफिनेटली इफ यू नो मी पर्सनली देन यू कैन सेंड दैट टू माय डीएम आल्सो, सो वी विल हैव आई विल डेफिनेटली शेयर दोस थिंग्स, then we will have lots of examples of ICF models, and I hope you like this video. Thank you so much.